नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का सोशल स्टडी क्लासेज में स्वागत है। भारत के भूगोल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और भारत के भूगोल के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, भारत की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के पीछे के तर्क क्या हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तभी हम एक एडवांस ज्योग्राफी की ओर बढ़ पाएंगे। हमने लंबाई चौड़ाई की जब बात की तो हमने उसके पीछे का तर्क बताया। हमने बताया कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों के बीच में भारत के अंदर जो दोनों रेखाएं मौजूद है वो लगभग 30-30 डिग्री रेखाएं मौजूद है, लेकिन फिर भी अक्षांश रेखाएं की जो लंबाई है वो ज़्यादा है और भारत की चौड़ाई जो देशांतर रेखाएं उनकी चौड़ाई काफ़ी कम है। जब दोनों के बीच में समान अंतर पाया जाता है 0 डिग्री पर, तो फिर ये कम क्यों हुआ? क्योंकि भारत 8 डिग्री से काफ़ी ऊपर स्थित है। इस पे हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है और ऐसे ही हमने 4 क्लासें ली जिनमें तर्कों के माध्यम से आपके सामने कुछ चीज़ें रखी है जिनसे आपकी जियोग्राफी को समझने की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे भारत के अंदर भारत के सिस्टम को लेकर हम चर्चा करेंगे, जल संसाधन को लेकर चर्चा करेंगे, बांध को लेकर चर्चा करेंगे और नदी प्रणाली को लेकर हम चर्चा करेंगे। इनको टच करेंगे लेकिन इनके पीछे के तर्क हम देखेंगे और भारत को लेकर इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है, हम जैसे एक बॉक्स बनाते हैं। हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और ये बॉक्स चारों तरफ से एक समान है। अब इस बॉक्स को कोई गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे के अंदर रख देते हैं, तो आपके सामने बस ये एक पट्टी रहेगी है इस तरह की। इसके अलावा बॉक्स का कोई हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। अब इस बॉक्स की ढलान आपने थोड़ी सी इस साइड में रखी। अब यहाँ पे आप कोई थोड़ा भी पानी डालोगे तो पानी, सारा पानी किस साइड में जाएगा? इस साइड में जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये जमीन है जो प्लेन है और इसका जो ढाल है वो किस तरफ है? पूर्व की तरफ इसका ढाल है, तो पानी चला जाता है। लेकिन इस बॉक्स को हटाइए आप यहाँ से और आप एक बॉल रख दीजिए और इस बॉल को आधी जमीन के अंदर डाल दीजिए, गाड़ दीजिए और आधी बॉल को ऊपर रखिए। अब उस बॉल के ऊपर पानी डालिए। आपके सामने स्थिति क्लियर है कि अब आप बॉल में पानी डालोगे वो किसी भी दिशा में जा सकता है। एक तरफ जब आप प्लेन पर पानी डाल रहे थे, उस मैदान पर पानी डाल रहे थे, उस बॉक्स पे पानी डाल रहे थे, तो पानी एक ही दिशा में बह रहा था और जब आपने उस बॉल पे पानी डाला तो वो पानी किसी भी दिशा में जा सकता है। वो आपकी उसकी मर्जी है, ठीक है, आपकी नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है। तो लेकिन पानी आपको बीचों बीच डालना पड़ेगा। बोल के इस तरफ डालोगे तो वो पानी इधर जाएगा। तो समझना है यहाँ पे दो स्थितियाँ बनती है। जो जल संसाधन की भारत को लेकर हम चर्चा करते हैं, हमारे देश को लेकर चर्चा करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि हजारों प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। जल में विविधताएं, फसलों में विविधताएं, पहाड़ों में, पर्वतों में, मैदानों में विविधताएं पाई जाती है। ठीक है, ये सब हमको पता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सारी चीज़ें हमको पता है। और इसी के आधार पे हमने क्या किया कि भारत में इस जगह तो हिमालय पाया जाता है और भारत में इस जगह मैदान पाए जाते हैं। इस तरह इस जगह भारत के अंदर मरुस्थल पाया जाता है, तो यहाँ पे हल्की चोटियाँ भारत के अंदर हमको देखने को मिलती है और यहाँ पे भी काफ़ी सारी चोटियाँ देखने को हमको भारत में मिलती है। भारत के अंदर इस साइड में तट मिलते हैं हमको, जिसको हम पश्चिमी या पूर्वी तट कह सकते हैं। तो जब भी ज्योग्राफी हम शुरुआत करते हैं, हम जब भी विशेषताओं को लेकर चर्चा करते हैं, भारत की ज्योग्राफी को हम पढ़ना जब भी शुरू करते हैं, वहाँ पे हमारे सामने कुछ तर्क निकल के आते हैं। सबसे पहले तो हमको रटाया जाता है कि भारत को 6 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 6 भाग हैं? हम किताब खोल के उनको रटते हैं, हम देखते हैं कि कहीं कोई भाग हमसे छूट ना जाए, लेकिन आप खुद सोचिए, इसमें कोई रटने वाली चीज़ है ही नहीं। जब यहाँ से हमने शुरू करते हैं तो हमको हिंदू कुश पर्वतमाला मिलती है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमको भारत के सबसे बर्फीला स्थान भारत का हमको मिलता है, जहाँ पे शीत मुस्तल भी हमको देखने को मिलता है। जब यहाँ पे आते हैं तो हमको भारत की ऊंची ऊंची चोटियाँ देखने को मिलती है, माउंट एवरेस्ट की चोटियाँ मिलती है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो भारत का एक अरुणाचल प्रदेश से देश मिलता है, जहाँ से हमें ब्रह्मपुत्र नदी निकल होके गुजरती है, जो एक काफ़ी बड़ा दर्रा बनाती है। और यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक हिस्सा मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। एक नया देश हमको मिलता है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक का हिस्सा पूरा हिमालय के अंदर आता है। ये भारत का ये पूरा बाउंड्री जो है बाहरी और इसके बीच की भीतर की जो पूरी बाउंड्री है वो हिमालय के अंदर आती है। तो पहला भाग तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि भारत को हिमालय के अंदर बांटा जाता है, एक भाग है। लेकिन हिमालय के अंदर भी कितने भाग हैं?
जितनी बार दो प्लेटें आपस में टकराई उतने भाग हिमालय के बने। दक्षिणी हिमालय एक ऐसा हिस्सा होगा हिमालय का जहाँ पे मिट्टी पूरी बह चुकी है और गंगा के मैदान में जा चुकी है। वहाँ पे बस आपको कुछ पत्थर दिखते हैं, गोल पत्थर दिखते हैं, गोल चट्टानें दिखती है, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े दिखते हैं। उसके अलावा वो हिस्से पे मिट्टी हमको काफ़ी कम देखने को मिलती है। और उन हिस्सों को हम क्या कहेंगे? वो दक्षिणी हिमालय हम कह सकते हैं। खत्म हो रहा है वो हिमालय, हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, अभी हिमालय के नाम हम नहीं दे रहे, हम समझने को लेकर बात कर रहे हैं। हम कह सकते हैं। और जैसे ही वो हिमालय हमारे सामने आएगा हमको वहाँ से नदियाँ देखना शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक होती है हिमालय की नदियाँ। ठीक है, एक कौन सी होती है? हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ, पर्वतमाला की नदियाँ। हिमालय पर्वतमाला ही है एक प्रकार से, हिमालय पर्वत ही है। तो हिमालय पर्वत की नदियाँ एक भाग तो हमारा ये हो गया। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे बर्फ जम रही, वो बर्फ पिघलेगी तो वो हिमालय के अंदर चली जाएगी। बाहर से वो पानी बह के नहीं आएगा ऊपर, वो अंदर से बहेगा। हिमालय के अंदर वो पानी बहेगा, जमीन के अंदर बहेगा। निकलेगा कहाँ से? जहाँ से वो हिमालय खत्म होना शुरू होगा। और वहाँ पे जब खत्म होगा तो वहाँ पे चटमिट्टी नहीं मिलेगी, वहाँ पे छोटी छोटी चट्टानें मिलेगी। उन चट्टानों के मध्य से वो पानी बाहर निकलेगा। ऐसे ही हमको गंगा नदी देखने को मिलती है यहाँ पे। ये भागीरथी नदी और भीलगंगा नदी, भीलांगना नदी भी कहते हैं, भीलगंगा नदी भी कहते हैं। ये दोनों नदियाँ जब आगे बढ़ती है तो इसी तरीके की स्थिति हमको देखने को मिलती है। हिमालय के अंदर से अचानक से प्रकट हो जाती है। ये टिहरी गढ़वाल जिले के अंदर मिलती है हमको भीलांगना नदी, और भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के अंदर हमको मिलती है। इस बारीकी को समझने की कोशिश करना, ये आपके भारत का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। टिहरी गढ़वाल जिले के अंदर ही हमको मिलती है और उत्तरकाशी जिले में हमको भागीरथी नदी मिलती है। ये दोनों नदियां जब आगे बढ़ती है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, उसको हम कहते हैं टिहरी बांध। लगभग 260.5 मीटर ऊंचाई वाला ये बांध मिलता है हमको। 260.5 मीटर वाला मतलब कि 855 फीट ऊंचाई वाला ये बांध हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक व्यक्ति थे, सुंदरलाल बहुगुणा। नाम देख लेना, सुंदरलाल बहुगुणा। चेंज भी हो सकता है थोड़ा नाम, लेकिन शायद नाम यही है। एक पर्यावरणविद थे ये, पर्यावरण को काफी मानते थे। जब ये बांध बनाया जा रहा था तब इन्होंने आवाज उठाई। इन्होंने कहा कि अगर ये बांध बनाया जाएगा और कभी मान लो कि भूकंप आ गया तो ये बांध हरिद्वार को और ऋषिकेश को डुबा देगा, पूरी तरीके से तहस नहस कर देगा। यहां से हमको पता चलता है कि इन्होंने ऋषिकेश का नाम लिया, इन्होंने हरिद्वार का नाम लिया। जब ये बांध काफी ऊंचाई पे है तो ये दोनों स्थान इस बांध के इस ओर हैं, और ये बांध उत्तराखंड में स्थित है, ऋषिकेश और हरिद्वार। स्थिति को समझना। सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति के द्वारा टिहरी बांध बनाते समय उसकी आलोचना की गई या उसके खिलाफ आवाज उठाई गई कि उसको बांध को रोक लिया जाए, नहीं बना दिया। सरकार ने इस पे ध्यान दिया, इन्होंने सरकार को मैसेज दिया, उन्होंने बताया जो कंक्रीट बांध के लिए यूज की जाती थी उससे काफी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ इस बांध को बनाया गया, टिहरी बांध को बनाया गया, भारत के सबसे बड़े बांध को बनाया गया। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। और वो जब भूकंप आता है तो उस भूकंप के झटकों के कारण इस बांध को नहीं टूटेगा, ऐसा दावा किया गया। तो इनकी बदौलत वो बांध काफी मजबूत बना था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान से सिस्टम को देखिए, यह दो नदियां मिलती है, फिर ये नदी अलकनंदा में आके मिलती है और अलकनंदा से ये नदी आगे बढ़ती है और यहीं से असली गंगा हमारे सामने निकल के आती है। तो गंगा जो नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है हम कहते हैं, लेकिन वास्तविक गंगा जो बनती है वो भागीरथी नदी के मिलने से बनती है और अलकनंदा नदी के मिलने से बनती है। अब आपके सामने क्वेश्चन में ये रख रहा हूं कि इसको कौन सा प्रयाग कहेंगे, कौन सा प्रयाग कहेंगे। हमने नदियों को लेकर चर्चा की है और हमारी जो क्लास है गंगा को लेकर तो काफी बेहतर तरीके से है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलने के बाद एक
असली गंगा बनती है, एक्चुअल रिवर बनती है, द रियल गंगा का निर्माण होता है, उस प्रयाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कौन सा प्रयाग कहा जाता है? आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है। अब हमने एक बॉक्स की बात की और हमने एक बॉल की बात की। ये नदियाँ चाहे कहीं पे भी बहे, चाहे कहीं से भी निकले, इनको गुजरना इस बॉक्स से ही पड़ेगा, तब जाके ये नदियाँ एक अच्छी तरीके से बह पाएगी। तो हिमालय से तो निकलती है, लेकिन ये बहती कहाँ पे है? तो देखो, गंगा के मैदान में आके बहती है। यहाँ से भी निकलती है, लेकिन बहती कहाँ पे? गंगा के मैदान में आके बहती है। यहाँ से भी निकलती है, लेकिन बहती कहाँ पे? गंगा के मैदान में आके बहती है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे अजमेर से नदी निकलती है, निकलने के बाद लूनी नदी कह सकते हो, निकलने के बाद वो नदी इधर चली जाती है। तो थोड़ा सोचिए और कल्पना कीजिए कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी था, हम तैतीस सागर की बात कर रहे हैं, सिर्फ पानी पानी था, वहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकराती है, हिमालय का निर्माण होता है। और वहाँ पे एक तरफ इधर गहरी खाई, जैसे ही हिमालय ये प्लेट चीन के टकराई, चीन और भारत आपस में भिड़ते रहते हैं, पता है, और यहाँ पे टक्कर हुई, दोनों की टक्कर हुई तो ठीक है, प्लेट आपस में टकराई और हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ तो काफ़ी सारी खाई तो इधर बनी और काफ़ी सारी खाई इधर बनी। आपने सरस्वती नदी का नाम सुना होगा। सरस्वती जो गंगा है, अभी वास्तव में गंगा का काम राजस्थान और इस हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, सरस्वती नदी ही करती थी। तो इस वाले हिस्से को, इस खाई को भरने का काम तो सरस्वती नदी के द्वारा किया गया, जो नदी भी हिमालय से ही बह के आ रही थी। और इधर काम भरने का काम गंगा नदी के द्वारा किया गया, जो हिमालय से बह के आ रही थी। तो ये दोनों स्थितियां हमको देखने को मिली। और ये भी एक तरीके से प्लेन क्षेत्र ही है और ये भी एक तरीके से प्लेन क्षेत्र ही। ये रामायण काल में ब्रह्मावर्त के अंदर इस हिस्से को पानी पीने के लिए यूज में लिया जाता था, इसको इसलिए इसे ब्रह्मावर्त कहा गया। लेकिन रामायण काल में इसको ठीक है मरुकांतर कहा दिया गया। तो समझ में आ गया कि ये स्थान सूख रहा है पूरा, तो उस वक्त से यहाँ पे शुरू हो गया था। तो आपको क्या करना है, मैप बनाना है भारत का, टिहरी गढ़वाल जिला उत्तरकाशी, दो नदियाँ निकालनी है, दो फिर बीच में आएंगे इन दोनों के संगम जहाँ पे होता है, वहाँ पे आपको बनाना है एक मैप जिसकी ऊंचाई लिखनी है 260 मीटर या 855 फीट। फिर उसको नदी में मिलाना है, गंगा नदी, अलकनंदा नदी, दोनों ये नदियां हैं, और फिर इस नदी को बहा के यहाँ पे पहुँचा देना है। यहाँ से एक नदी को अलग करना है, इसको हम हुगली नदी कहते हैं। इसी के किनारे पे कोलकाता शहर बसा हुआ है। फिर हम चलते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट पूरा आपको समझा, देखो काफ़ी सारे बांध है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल जो समझाने की जो बात थी, जो एक्चुअल जो समझाने का कारण था, वो ये है कि भारत के सिस्टम को, ठीक है, हमने टॉपिक नहीं डाला तो टॉपिक के साथ ही आपको समझा देते हैं। हमारा टॉपिक है भारत के बांध, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो जल संसाधन, जल संसाधन, बांध और नदी प्रणाली। अब ये तीन जो चीजें हैं, इन्हीं के अंदर नदियां बांटी जाती है, इसके अलावा कोई दिक्कत और दूसरी कोई चीज है ही नहीं। जल संसाधन की बात करेंगे, बांध बनाया गया ताकि बहुउद्देशीय योजनाओं को भारत में रखा गया, ठीक है। बांध की बात करेंगे, ये बांध बनाया गया, यही अपने आप में जल संसाधन है। इसी बांध के द्वारा नहरें ले जाई जाएगी, पानी ले जाया जाएगा, पीने की व्यवस्था की जाएगी, सारी चीज़ें की जाएगी, तो अपने आप में जल संसाधन हो जाएंगे वो। नदी प्रणाली, ये नदियाँ जो बह के आ रही है, अपने आप में एक प्रणाली है, ये एक ड्रेनेज सिस्टम है ये, ठीक है। तो आपको उतारना है, ये हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, और इसी टॉपिक के आधार पे हमने इसको चर्चा की है। तो इस बार इस पॉइंट को उतार लीजिए, बनाना है जैसे बोला, और फिर हम आगे चलते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को दर्शाना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आराम से उतारो, क्लास को रोक के उतारना, आराम से, कोई जल्दबाजी मत करना। जितना धीरे चलोगे उतना बेहतर आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, समझते हुए चलना हर एक चीज़ को। अब देखो, यहाँ पे हमने पर्वत की बात की, तो ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर सारी नदियाँ हिमालय पर्वत से ही निकलती है। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे आपको जिला जो दिख रहा है, राज्य जो दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पहले राजस्थान, सॉरी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता, फिर अलग हो गया।
बाकी पहले सबसे बड़ा था भारत का ये, और जैसे ही ये अलग हुआ राजस्थान उसी दिन से सबसे बड़ा राज्य हो गया, और राजस्थान का उसी दिन से 3,42,239 वर्ग क्षेत्रफल हो गया, और ये भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला था। नवंबर 2000 में सिस्टम शुरू हुआ था। देखना यहाँ पे, इस पर्वत का नाम बता दीजिए आप कमेंट में कि छत्तीसगढ़ में किस पर्वत से महानदी निकलती है। छत्तीसगढ़ में किस पर्वत से महानदा, क्या वो सुहार्थ पर्वत है या कोई दूसरा पर्वत है, ठीक है। उसके बाद समझना, ये नदी यहाँ से निकलती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और यहाँ पे इस नदी पे एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम भी आप कमेंट में बताइए। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है और ये इस बांध से होके आगे चलती है, और यहाँ पे बंगाली खाड़ी में नदी पहुंच जाती है। यहाँ से काफ़ी सारी ज़्यादा मात्रा में पानी ये नदी अपनी सहायक नदियों के द्वारा लेके आती है, और ये ओडिशा के अंदर बाढ़ लाने का काम करती थी, बाढ़ ला देती थी, इतना तेज तरीके से नदी बहती थी। इसकी जो एक्चुअल लंबाई है वो लंबाई हमको देखने को मिलती है 25.8 किलोमीटर स्क्वायर, 25.8 वर्ग। लेकिन इस मतलब हम नदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बांध की बात कर रहे हैं। इस बांध की जो लंबाई है वो देख, लेकिन एक्चुअल सिर्फ बांध की लंबाई की हम बात करें, बांध के एरिया की, देखो नदी यहाँ से निकल रही है तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में उस बांध के सब हिस्सों को मिला है, सभी नदियों को मिला है, तो 25.8 किलोमीटर स्क्वायर निकलती है। लेकिन अगर सिर्फ बांध की जमीन को ही देखा जाए एक्चुअल रूप में तो वो 4.8 किलोमीटर स्क्वायर ही हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो समझना इसको, ये लंबाई हमको देखने को मिलती है, ठीक है। स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं है, सिर्फ किलोमीटर ही लिखना है, क्योंकि स्क्वायर में तो क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। तो 4.8 किलोमीटर देखने को मिलती है। हीराकुंड बांध है ये, कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से इसको चलाया गया, जारी किया गया। काफ़ी बड़ा बांध है ये बांध। भारत की बहुउद्देशीय योजनाओं को, तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर ये करना है कि बहुउद्देशीय योजनाएं क्या होती है। बहुउद्देशीय योजना में काफ़ी सारे उद्देश्यों के साथ की जाती है। यहाँ पे तो एक नदी है जिसका पानी बह के आ रहा है, तो इस पे नहरें बनाना मुमकिन नहीं है, बांध बनाना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है। मुमकिन तो है लेकिन ये नदियाँ काफ़ी तीव्र गति से बह के आती है, तो इनके पानी को कभी कभी रोकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आगे सारी ज़मीन कटाव करते हैं कि, तो उसके लिए बनाया गया। लेकिन यहाँ पे बांध जो बनाए जाते हैं वो काफ़ी सोच समझ के बनाए जाते हैं। जनजातियों को नुकसान ना हो, जलवायु का नुकसान ना हो, जल जीवों का नुकसान ना हो। जनजातियों का मतलब ये है कि जब डैम बना दिया जाता है तो पूरा इलाका डूब जाता है, वहाँ पे डूब क्षेत्र में आ जाता है वो, तो उसको बचाने के लिए काफ़ी सोच समझ के किया जाता है। यहाँ पे उन चीज़ों को बचाने के लिए किया जाता है, यहाँ पे उन चीज़ों को भी बचाने के लिए यहाँ पे डैम बनाना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे डैम सोच समझ के बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक नदी निकलती है, यहाँ से चंबल नदी आपको पता है निकलती है। चंबल नदी यहाँ पे पहुंचती है तो यहाँ पे जमीन को बंजर, लगभग 500 से ज़्यादा किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल बंजर कर दिया गया है यहाँ पे, उससे भी ज़्यादा, ठीक है, चंबल नदी के द्वारा। तो यहाँ पे बांध बना दिया गया, यहाँ पे बना दिया गया, यहाँ पे 4 बांध बनाए गए हैं इस नदी पे, एमपी से शुरू किए गए। क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए ताकि इस पानी का बहाव क्षेत्र को रोका जाए। इतनी तीव्र गति से बहती है कि नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको रोका जाए। तो छत्तीसगढ़ के एक पर्वत से निकलती पर्वत का नाम कमेंट में बताना, कॉपी में भी लिखना, और ये नदी बनाना। यहाँ पे हीराकुंड बांध बना हुआ है और यहाँ पे जाके ये नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 4 चीज़ें हमारे सामने आई, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और हिमालय पर्वतमाला। और एक होती है आंतरिक प्रवाह, जमीन के अंदर बहने वाली नदियाँ। तो 4 प्रकार से भारत के अंदर मिलता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिमालय और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। ये 4 प्रकार के नदियाँ भारत के अंदर मिलती है। कैसी लगी ये क्लास? अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, और इसको शेयर करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।